નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કે ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત વિપક્ષની વાતમાં આપનું સ્વાગત છે। વિપક્ષની વાતમાં આજે વાત કરવાના છીએ ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રભારી ડૉક્ટર રઘુ શર્માજી સાથે। રઘુ શર્માજી રાજસ્થાન કેબિનેટમાં મિનિસ્ટર પણ રહી ચૂક્યા છે, અત્યારે ધારાસભ્ય પણ છે। સર, स्वागत है हमारी विशेष रजूआत विपक्ष की बात में। सर, शुरू वहीं से करेंगे। आगामी दिनों में आप उस टाइम प्रभारी बने हैं जब सर पे इलेक्शन है, कैसी चुनौतियां देखते हैं? नहीं, चुनौती तो चुनौती होती है। राजनीति में हमेशा किसी भी चुनौती को कमतर नहीं मांगना चाहिए। चुनौती तो बड़ी होती है, लेकिन उस चुनौती को जीत में तब्दील करना है, यही लक्ष्य का लेके आया हूँ। मैं तो सरकार में मंत्री था वहाँ, और वो भी आरोग्य मंत्री था। और राजस्थान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, कोविड मैनेजमेंट की प्रधानमंत्री जी ने खुद ने तारीफ की है। सारे हिंदुस्तान में एक ही स्टेट की तारीफ की है। अच्छा काम कर रहा था वहाँ। मैं पार्टी का काम सोच समझ के करने आया हूँ यहाँ। मेरा मंत्री पद से इस्तीफा देके मैं यहाँ आया हूँ, और इस संकल्प के साथ आया हूँ कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कल आप विधायकों और नेताओं से मिलने वाले हैं। आगामी दिनों में जो इलेक्शन है उसकी चर्चाएं होगी, विधानसभा का बजट सत्र है उसकी चर्चाएं होगी। क्या क्या खास अहम मुद्दे रहेंगे? देखिए, ये लास्ट बजट सेशन है, इसके बाद चुनाव है। ये चुनाव का साल है। वैसे तो हमारे विधायकों ने पूरे पिछले बजट के सेशन में भी शानदार परफॉर्म किया है, अलग अलग मुद्दों को असरदार तरीके से उठाया है। हमारी पार्टी ने भी सड़क पे भी उन आंदोलन किए हैं। लेकिन ये चुनाव का साल है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि विधानसभा के फ्लोर पे भी असरदार तरीके के जनता की समस्याओं को हम उठाएं, सरकार को घेरें, और विधानसभा के बाहर भी पूरे साल एजुटेशनल प्रोग्राम चलें। गुजरात 27 साल गुजरात बेहाल। 27 साल में गुजरात की जनता ने अभूतपूर्व विश्वास दिया है बीजेपी को। जनता के पार्ट में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर हम अकाउंट लें, बीजेपी से सवाल करें कि बदले में आपने गुजरात की जनता को क्या दिया है, तो मैं समझता हूँ वो हाथ मलते रह जाएंगे। कुछ है नहीं उनके पास। बेरोजगारी इन 27 सालों में 7वें आसमान पे पहुंची है, ये एक सच्चाई है। और मैं ये मानता हूँ कि 27 साल पहले गुजरात पे ओवरड्राफ्ट कितना था, गुजरात की इकोनॉमी पे वाइट पेपर जारी करना चाहिए। 27 साल कम पीरियड नहीं है। गुजरात में आज कितना कर्जा चढ़ा है इन 27 सालों में, और कर्जा आपने लिया तो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा दो कि कर्जा आपने लिया, इसके एवज में आपने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। गुजरात के हर व्यक्ति पे कितना कर्ज है, ये वाइट पेपर बीजेपी की सरकार को जारी करना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूं कि एक स्टेज आती है, कई राज्यों में सचिवालय गिरवी रखने की स्थिति आ गई थी। तो ये गुजरात की जनता को अंधेरे में लंबे समय तक नहीं रख सकते। इकोनॉमी पे वाइट पेपर जारी करना बीजेपी को पड़ेगा, ताकि गुजरात की जनता की आंखें खुले, हम कहाँ खड़े हैं। सर, आप जब भी आते हो, गुजरात के अलग अलग विस्तारों के दौरे करते हो। आप सौराष्ट्र जाके आए हैं, दक्षिण गुजरात जाने वाले हैं, और ये बड़ा एरिया है। विभाग वाइज सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात देखे तो लोकल मुद्दे भी बहुत सारे हैं। उसको कांग्रेस कैसे कैच कर पाएगी? देखिए, मुद्दे इसीलिए तो मैं घूम रहा हूँ। ये नहीं हो सकता कि अगर हाईवे निकलेगा तो जहाँ आदिवासी है दाहोद में, उसको मुआवजा कम मिलेगा, और जहाँ आदिवासी नहीं है, सूरत में, शहर में रहते हैं लोग, उनके लोगों को मुआवजा अलग होगा। मुआवजे की यार्ड स्टिक एक ही होगी। आदिवासी को भी वही मुआवजा मिलना चाहिए, तो एक संपन्न आदमी जो शहर में रह रहा है, प्रिविलेज क्लास है, उसको भी मुआवजा वही मिलना चाहिए। आप दो तरह का मुआवजा नहीं दे सकते। आदिवासी इलाके के लोगों की समस्याएं अलग है, कच्छ के लोगों की समस्याएं अलग है, सौराष्ट्र के लोगों की समस्याएं अलग है, मध्य गुजरात के लोगों की समस्याएं अलग है, और हमारे पूर्वी गुजरात की समस्याएं अलग है। तो ये समस्याएं कांग्रेस पार्टी मजबूती से उठा रही है, और हम आने वाले टाइम में उठाएंगे भी। आज क्या हालत है गुजरात में? बेरोजगारी का इंडेक्स क्या पहुंचा है? 9 बार पेपर लीक हुआ पिछले सालों में, कोई असरदार कार्रवाई नहीं हुई। अगर पहला पेपर लीक होता
और जेल के शिक्षकों में मोटी मछलियां जाती, तो हिम्मत नहीं होती किसी की कि दूसरा पेपर लीक कर दे। हमारे राजस्थान में पेपर लीक हुआ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बर्खास्त, वहाँ का सेक्रेटरी बर्खास्त, 44 लोग जेल के शिक्षकों के पीछे है, एसओजी जांच कर रही है। यहाँ क्यों नहीं हो सकती थी ये? असित बोरा जी ने अपनी मर्जी से अभी इस्तीफा दिया है, कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। तो गुजरात में क्यों हो रहा है? ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है तो क्या है? लाखों रुपए माँ बाप खर्च करते हैं, कोई वैकेंसी निकलती है, पहले तो निकलती ही नहीं है, और निकलती है तो बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं, कोचिंग कराते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, और रिजल्ट के रूप में क्या मिलता है? पेपर लीक। तो ये गुजरात के नौजवान के साथ धोखा बीजेपी की सरकार कब तक करेगी? कब इस पे इसका अंत होगा? दूसरी बात, ये नशे का कारोबार जो गुजरात में शुरू हुआ है, बार बार हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा रही है, ये ड्रग कहीं नौजवान का भविष्य बर्बाद नहीं कर दे गुजरात में? यहाँ कानून और व्यवस्था इतनी खराब है, उसको ठीक करने के बजाय अगर कहीं कोई हत्या हुई है तो आपकी रुचि किस में है? इसको कैसे कम्युनलाइज करें, इसको हिंदू मुस्लिम में कैसे कन्वर्ट करें? अरे भाई, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी को पकड़िए ना, कौन रोक रहा है? जिसने क्राइम किया है उसको जेल के शिक्षकों के पीछे डालिए, वो काम करते नहीं है, और उसको कम्युनलाइज करेंगे ताकि वोट का फायदा कैसे हो? हर चुनाव में इनका कम्युनल एजेंडा आ जाता है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, जिसकी उपलब्धियां होती हैं, क्योंकि अभी 27 साल से सरकार इनकी दिल्ली में गुजरात में है, और करीब दूसरी बार दिल्ली में सरकार है, 7 साल हो गए वहाँ भी। अब तो सांप्रदायिकता का कार्ड बंद कर दो, उपलब्धियों का कार्ड लेके कब आओगे? गुजरात की जनता जानना चाहती है कि आपने क्या किया। सदी की भीषणतम महामारी हुई, लोगों को बेड नहीं मिले, वेंटिलेटर नहीं मिले, रेमडेसिविर नहीं मिले, घर पे दम तोड़ दिया, आप सर्टिफिकेट मांग रहे हो डेथ का। जिस आदमी ने बेड नहीं मिलने की स्थिति में अपने घर पे या एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया, उसका सर्टिफिकेट कौन बनाएगा? पहले आप मान रहे थे कि 10,000 लोगों की मौत हुई है, आप सब लोगों के लिए जानकारी में है वो चीज़। फिर जब सुप्रीम कोर्ट आई बीच में और उन्होंने कहा 50,000 का मुआवजा दो इनको, तो आपने फिगर चेंज करके एफिडेविट दे दिया 90,000 का, फिर उसको भी बदल के 1 लाख का मान लिया। कांग्रेस शुरू से कह रही है, हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी, उन्होंने कुछ फैमिलीज से बात की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, इतनी दयनीय हालत उन परिवारों की हो गई। गुजरात में 3 लाख से ज़्यादा लोग कोविड में उनकी मौत हुई है, गरीबों की, क्योंकि रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलना चाहिए अस्पताल के अंदर, और गुजरात में मिल रहा था भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। ऐसा तो देश में कहीं नहीं हुआ। आप सत्ता में इसलिए बैठे हो कि जीवन रक्षक इंजेक्शन जिससे व्यक्ति की जिंदगी बचती है, वो इंजेक्शन बीजेपी के दफ्तर में कैसे पहुंचा? इसका जवाब बीजेपी से गुजरात की जनता मांगती है। कोविड की बात करें तो आप राजस्थान गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट दोनों की अगर करना चाहे मूल्यांकन तो कैसे करेंगे? इसका मूल्यांकन तो प्रधानमंत्री ने कर दिया, खुद ने सारे चीफ मिनिस्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राजस्थान मॉडल स्टेट है जिसने कोविड मैनेजमेंट में सबसे शानदार काम किया है, और हमारे इंतजामात के ऊपर बहस करना चाहे गुजरात में अगर इनके आरोग्य मंत्री, मैं तैयार हूँ। हमने क्या क्या किया माइक्रो लेवल पे, चाहे माइग्रेंट लेबर हो, चाहे क्वारंटीन फैसिलिटीज़ की बात हो, चाहे आप पूरे एरिया को भीलवाड़ा मॉडल की बात करो, रामगंज मॉडल की बात करो, हमने थोड़ी उनको मॉडल बनाया, उसको देश के मीडिया ने मॉडल माना कि इन्होंने ज़ीरो कर दिया कोविड पॉजिटिव केसेस। और जो हमारे इंतजामात थे, आज अस्पताल के अंदर एम्बुलेंस की कमी नहीं, ऑक्सीजन की कमी नहीं, रेमडेसिविर की कमी नहीं, टोसिलीजुमैब जो 40,000 का आता है राजस्थान में, चाहे रेमडेसिविर हो चाहे टोसिलीजुमैब हो, 6,000 का इंजेक्शन हो चाहे 40,000 का हो, निःशुल्क मिल रहा था, 1 पैसा नहीं लगा। पास के 6 राज्यों के लोग कोविड में वहाँ आ रहे थे। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, वहीं सिटी स्कैन है ताकि स्कोर पता चल जाए आपको, वहीं पे हीमोडायलिसिस है ताकि कोमोर्बिड लोग जो पॉजिटिव होके आते हैं, जिनको किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है,
या और कोई बीमारी है, उनका इलाज साथ का साथ कोविड के साथ साथ वहीं होता रहे, ये इंतजाम किए राजस्थान में। एक जगह नहीं, सब जगह, पूरे राजस्थान में। और आज इसीलिए हमारा मैनेजमेंट पूरे कंट्री में नंबर 1 है। तो ये गुजरात में क्यों नहीं हो सकता था? संगठन की बात करें, कांग्रेस अब चुनाव की ओर आगे बढ़ रही है, संगठन की क्या तैयारियां हैं? संगठन मजबूती से खड़ा कर रहे हैं हम लोग। पार्टी का प्रदेश नेतृत्व बदला है, सीएलपी का नेतृत्व बदला है। 13 जिलों में हम नए अध्यक्ष बना चुके हैं। बचे हुए जिलों में जहाँ जरूरी नहीं कि यहाँ परिवर्तन जरूरी है, वहाँ भी परिवर्तन करेंगे। प्रदेश की नई कमेटी बन रही है और तालुका नए बन रहे हैं, जो एक्टिव नहीं है उनको चेंज किया जा रहा है। सेल्स और डिपार्टमेंट को मजबूत किया जा रहा है और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत किया जा रहा है। बूथ लेवल पे हमारी अभी मेंबरशिप ड्राइव ऑनलाइन भी चल रही है और फिजिकल भी चल रही है। हर बूथ को हम फोकस कर रहे हैं। हमारे 50 से 100 के बीच में पार्टी के सदस्य बने, उसी में से एक टीम सेलेक्ट की जाएगी जो बूथ मैनेजमेंट का काम करेगी। हम जो कमियां पिछली बार रह गई थी, पिछली बार के चुनाव में 10-12 सीट का फर्क रह गया था, उन कमियों को पूरा करते हुए इस बार गुजरात में 125 प्लस सीटें लेके सरकार बनाएंगे। सर, आप बोल रहे हैं कि 10-12 सीटों का गैप रह गया था, लेकिन इस 4 साल में या 17 से अभी तक बहुत सारे एमएलए कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए। खरीद फरोख्त हुई है, ये क्यों बोल रहे हो आप? इनके पास ईडी है, इनके पास इनकम टैक्स है, इनके पास सीबीआई है, तभी तो 25 के 25 लोगों को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट को घर बैठा दिया। बोल नहीं पा रहा कोई, डर के मारे, क्योंकि हथियार है इनके पास। इनके पास चुनाव लड़ने के लिए संगठन के अलावा ये हथियार है, उस हथियार का इस्तेमाल करते हैं। तो आप जो लोग छोड़ के गए हैं, इनको खरीदने का पैसा बीजेपी के पास कहां से आया? और ये अनैतिक, असंवैधानिक, लोकतंत्र को खोखला करने वाले कदम गुजरात में नहीं, इन्होंने कर्नाटक में सरकार गिराई है चुनी हुई, इन्होंने मध्य प्रदेश में चुनी चुनाई सरकार गिराई है, ये गोवा में जो हमारे ज़्यादा लोग जीते थे उनकी खरीद फरोख्त करके इन्होंने वहाँ सरकार बनाई है। ये इनके खून मुँह लग चुका है। जहाँ इनको पब्लिक मैंडेट नहीं देती है, वहाँ ये चोर दरवाजे से पैसे के दम पे और इन एजेंसियों के दबाव में ये सरकार बनाने का सपना पूरा कर रहे हैं। ये लोकतंत्र का गला घोट नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं, बताओ आप? गुजरात की बात करें तो बहुत सारे बड़े नेता और कार्यकर्ता नाराज है, या फिर नाराज ना बोले तो अभी एक्टिव नहीं है। उनको एक्टिव करेंगे कैसे, नाराजगी कैसे? देखिए, मैं सबसे 1 to 1 संवाद कर रहा हूँ। इतनी बड़ी पार्टी है, कोई किसी कारण से नाराज भी हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन हम विनम्रतापूर्वक उनको अनुरोध कर रहे हैं कि आप सक्रिय होइए, कांग्रेस की सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाइए। बस एक ही बात नहीं चाहता मैं कि वो पब्लिक फोरम पे जाके अपनी बात कहें, मुझे आके कहें, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को आके कहें, आला कमान को कहें। ये जायज़ है। मेरी शिकायत है आला कमान को करो, प्रदेश की शिकायत है मुझे करो, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ये परिवार है पूरा। जब पार्टी एकजुट होकर लड़ेगी, अनुशासन के साथ लड़ेगी, तभी तो सरकार बनेगी, वरना 27 साल से हम मार खा रहे हैं। सर, 2017 की बात करें तो ये 10-12 सीटों का जो गैप रह गया, वो लास्ट नाइट, माने आज लास्ट दिन है फॉर्म भरने का, मतलब कहीं कुछ ऊपर नीचे हुआ था, इसकी वजह से तो क्या इस बार सच्चे उसी को फोकस कर रहे हैं कि कहाँ चूक हो गई थी पिछली बार, क्योंकि माहौल हमारे पक्ष में था, हम उसको वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए, हम उसको जीत में तब्दील नहीं कर पाए। उस कमी को आइडेंटिफाई करके, क्योंकि बीजेपी तो हमेशा बहकी बातें करती है, ये सावन में जो अंधा होता है ना, उसको हमेशा हरा ही हरा नजर आता है। तो ये तो बात करेंगे 182 सीट जीतेंगे, हम बहकी बात नहीं करते हैं। पिछली बार भी इन्होंने कहा था 151 प्लस आई, कितनी 100 के नीचे, वो तो बाल बाल बचने वाली बात होती है, वो हो गई। अब की बार हम 125 प्लस बोल रहे हैं आपको, हम इतनी सीटें लाके सरकार बना के दिखाएंगे। सर, अभी जो एमएलएज हैं उसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो लोगों के बीच नहीं गए, क्या क्राइटेरिया रहेगा आगामी दिनों में? विनेबिलिटी इज द ओनली क्राइटेरिया। जो जीत सकता है वही चुनाव लड़े, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का मकसद होता है, हमारा भी ये मकसद है। इस बार आप देखने जाए तो आम आदमी पार्टी और मीम
गुजरात में एंट्री ले रहे हैं। गांधीनगर की कॉरपोरेशन जो हमेशा कांग्रेस जीतती आई है, मजबूती से लड़ती आई है, पर आपकी वजह से वहां पे उनको नुकसान हुआ। कैसे इस नुकसान की भरपाई? सूरत में जीते थे ना जी, कौन सी पार्टी में ज्वाइन किया? बीजेपी में। मैं शुरू से कहता हूं कि ये मौसमी पार्टियां हैं, चुनाव के टाइम आती है और चुनाव के बाद गायब हो जाती है, और ये बीजेपी की बी टीम है। अगर ये बी टीम नहीं होती तो जो कॉरपोरेटर सूरत में जीते थे आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे, वो बीजेपी में क्यों चले गए? जिन सीटों पे बीजेपी सीधे कांग्रेस से नहीं जीत सकती, वहां इन हथियारों के ये दोनों पार्टियां चुनाव के टाइम में आती है। पर सर मैं वही बोल रहा हूं कि ये नुकसान हो सकता है कांग्रेस को, इससे पब्लिक कैसे समझ रही है कि ये बी टीम है बीजेपी की, ये सरकार नहीं बना सकते। ये सरकार बनाने में कांग्रेस के लिए रोड़ा बनती है, तो वो अपना वोट खराब क्यों करेगी? इनको देखे तो इनको एक्सपोज हो चुके हैं बुरी तरह से, क्योंकि सूरत में 5 कॉरपोरेटर आपके जीते, वो कांग्रेस ज्वाइन क्यों नहीं किया उन्होंने, बीजेपी क्यों किया? इसका मतलब बीजेपी से उनका पहले से तालमेल था। गुजरात की बात करें तो शंकर सिंह वाघेला जैसे नेता कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी बातें कितने दिनों से चल रही है? कि जो मसले आला कमान के लेवल पे तय होने हैं, वो आला कमान को तय करने हैं। मेरे पास कोई इनपुट आता है उसको आला कमान के पास रखता हूँ। अभी तक ऐसी बात आई नहीं है, आएगी तब देखेंगे। कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेके कांग्रेस इस बार पब्लिक के सामने इलेक्शन के लेके जाएगी? मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, नशीली जो दवा ये है जहर ड्रग्स का, इनका मामला है, कानून व्यवस्था का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। मुद्दे ही मुद्दे हैं गुजरात में। तो कोविड मिसमैनेजमेंट का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, महंगाई का मुद्दा है। आज 7वें आसमान पे महंगाई है। दिल्ली में भी सरकार बीजेपी की है, गुजरात में भी सरकार लंबे समय से बीजेपी की। अब किस पे ठीकरा फोड़ोगे? अब भी कांग्रेस जिम्मेदार है क्या? जो महंगाई आज बढ़ रही है उसकी जिम्मेदारी आज बीजेपी को लेनी पड़ेगी, कोई चारा नहीं है। हमारी तो नगर पालिका नहीं है, तालुका नहीं है, जिला पंचायत नहीं है, विधायक नहीं है और लोकसभा नहीं है, दोनों जगह सरकार आपकी है। अब ये ठीकरा बीजेपी के माथे फूटेगा और किसके माथे फूटेगा बताओ? युवाओं की बात करें, युवा और महिलाओं को कितना प्राधान्य मिलेगा इस चुनाव में? कांग्रेस वो पार्टी है, मैं 40 साल से देख रहा हूँ, एकमात्र पार्टी है जो नौजवानों को और महिलाओं को, SC ST OBC माइनॉरिटी सबका ख्याल रखती है, उनको सबको आगे बढ़ाती है, और हम आगे भी करते रहेंगे इस काम को। 5 राज्यों के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहेगा? शानदार रहेगा, अच्छा प्रदर्शन रहेगा। आप परिणाम आएंगे जब देखना। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उसको गौर से देखना आप, क्योंकि ये जो 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम होंगे उसकी सीधी असर गुजरात के इलेक्शन पर भी पड़ सकती है। वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन वहाँ क्या रहा वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा। सर, लोकसभा में खड़े होकर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि कांग्रेस नहीं होता तो देश में ये होता, कांग्रेस नहीं होता तो ये होता। ये लोकसभा का मंच या चुनावी रण, आप क्या समझते हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 70 साल में इस देश में जो परिसंपत्तियां बनी, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग खड़े हुए, किसी प्रधानमंत्री ने उनको निजी हाथों में नहीं दिया। और इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी जो बीजेपी के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी नए PSUs बनाए। अभी 23 PSU तो बेच चुके हैं। क्या ये जनता के हित का फैसला है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा जी ने, आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो। वो राष्ट्रीयकरण गरीब लोगों को फायदा देने के लिए था। अमीरों से बैंकों का स्वामित्व छीन के गरीबों के लिए दरवाजा खोलने का कदम था, जिसका देश भर में स्वागत हुआ। आप उन्हीं बैंकों को प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हो, तो देश को कितना पीछे ले जा रहे हो आप। ये सोचने वाली बात है। शुक्रिया सर के न्यूज़ से बात करने के लिए। तो આ હતા ડોક્ટર રઘુ શર્માજી, જેમને સ્પષ્ટ જણાવ્યું કે આ વખતે કોંગ્રેસ એક થઈ મેદાને ઉતરશે અને 2022ની ચૂંટણીમાં ગુજરાતમાં કોંગ્રેસનો વિજય થશે. અત્યારે બસ આટલું.
ફરી મળીશું નવા નેતાને, કરીશું વિપક્ષની વાત. ત્યાં સુધી મને આપો રજા. નમસ્કાર.